सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 20 खेती से खुशहाली का पहला प्रकरण खेती के औजार के बारे में पढ़ेंगे कि खेती कैसे की जाती है, कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, उनके लिए बीज कहाँ से आते हैं और खेती करने के औजार कौन कौन से हैं। तो चलिए करते हैं पाठ को शुरू। पाठ 20 खेती से खुशहाली। तो देखो, आपको यहाँ एक ये पत्र दिखाई दे रहा है और ये छगना राम ने अपने मामा जी को लिखा है। आदरणीय मामा जी, सादर प्रणाम। हम यहाँ कुशल मंगल हैं, आपके वहाँ सभी कुशल मंगल होंगे। इस साल हमारे यहाँ अच्छी वर्षा हुई है। हमने पीपल वाले खेत में ट्रैक्टर से बुआई कराकर मोठ और मूंग बोए हैं। मूंग व मोठ के बीज पिछले साल बचा कर रखे थे। सावणिया खेत में 5 घंटे बुआई की, जिसमें बाजरा, तिल और गवार बोया। तिल के बीज सहकारी समिति से लाए तथा बाजरा व गवार के बीज बाजार से लाकर बोए हैं। फसल अभी अच्छी दिख रही है। हमने निराई और गुड़ाई भी कर दी है। आजकल हम खेत में ढानी बनाकर रह रहे हैं। खेत में एक बीजुका भी खड़ा कर दिया है, जो दूर से आदमी जैसा लगता है और इसे देखकर जीव और जानवर भाग जाते हैं। नाना जी और नानी जी को पगे लागना। माँ ने कहा कि फसल कटाई पर आप ज़रूर पधारना। तो देखो कि इसमें जो छगना राम है, उसने अपने मामा जी को ये बताया कि इस साल हमारे यहाँ अच्छी वर्षा हुई है। यानी अगर वर्षा अच्छी होती है तो इसका असर फसल उत्पादन पर होता है, यानी फसल है वो उसका उत्पादन ज़्यादा होता है। और अगर वर्षा कम या नहीं होती तो उससे क्या है, इसका जो असर है वो फसलों पर उल्टा बढ़ता है और उत्पादन है वो कम होता है। फिर उन्होंने बताया कि हमने ट्रैक्टर से बुआई करा दी है, मूंग और मोठ भी बो दिए हैं। क्योंकि देखो, पहले क्या था कि पहले मशीनों का उपयोग नहीं होता था खेती में। उससे पहले या तो मनुष्य खुद या फिर पशुओं का या फिर कुछ साधारण से औजारों का उपयोग करते थे। और आजकल क्या है, मशीनों का उपयोग होने लगा है। तो उसने कौन कौन सी फसलें बोई अपने खेत में? मूंग, मोठ, बाजरा, तिल और गवार। और तिल के बीज वो कहाँ से लाए? सहकारी समिति से। देखो, सहकारी समिति है वो कुछ लोगों का संघ होते हैं, समूह होता है। ये मिलकर के और अपने पारस्परिक लाभ के लिए एक संगठन बनाते हैं। अपने हितों को ध्यान में रखने के लिए ये कुछ लोग मिलकर के सदस्य बनते हैं इस समिति के। और बाजरा और गवार के बीज वो बाजार से लेकर आए हैं। फसल भी अच्छी हो गई है, निराई गुड़ाई कर दी है और उसकी देखभाल के लिए वो अब खेत में ढानी बनाकर रह रहे हैं। और खेत में एक बीजुका खड़ा कर दिया। बीजुका होता है एक लकड़ी का या कपड़े से बना हुआ पुतला सा, जो दूर से देखने पर क्या है, वो आदमी जैसा लगता है। और उसको देख करके जीव और जानवर हैं वो खेत में नहीं घुसते और फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। फिर माँ ने ये कहा कि फसल कटाई पर आप ज़रूर आना। क्योंकि देखो, हमारे भारत में फसल कटाई के समय कुछ त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे ओणम, पोंगल, बैसाखी आदि। इस तरह के त्यौहार हैं वो हमारे यहाँ फसल कटाई पर मनाए जाते हैं। इसके बाद देखो कि यहाँ आपको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं कि छगना राम के खेत में मोठ, मूंग, तिल, बाजरा आदि बोया है और आपके आसपास कौन कौन सी फसलें बोई जाती है। तो देखो, हमारे यहाँ गेहूँ, बाजरा, मूंग, मोठ, नरमा, जिसे हम कपास भी कहते हैं, और उसके अलावा है ज्वार, मक्का आदि फसलें हैं। सरसों और भी कई फसलें हैं वो बोई जाती हैं। इसके बाद देखो कि दूसरा प्रश्न है, फसल बोने के लिए बीज कहाँ कहाँ से लाया जाता है। तो देखो, फसल बोने के लिए बीज है वो सहकारी समिति से या जो बाज़ार में दुकानें होती है बीज की, वहाँ से लाया जाता है। इसके बाद है आगे खेती के औजार कि किसान अनाज उगाने और काटने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण काम में लेते हैं और ये औजार गांव में सुथार और लोहार की मदद से बनाए जाते हैं। आगे आपको कुछ चित्र दिखाई देंगे और इन चित्रों में खेती में होने वाले कुछ काम बताए गए हैं। उन्हें पहचानना है और
उन कामों में काम आने वाले उपकरण और जो औजार हैं उनके नाम अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो देखो ये रहा चित्र, कि जो सबसे पहले चित्र है इसमें देखिए कि ट्रैक्टर से है वो कीटनाशक, रासायनिक दवाइयों का, कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पर हल के द्वारा जुताई और बिजाई का काम हो रहा है। यहाँ पर ये इसके पास कुदाल है, ये जो किसान खड़ा है, और यहाँ पर धान बोया जा रहा है। इसके बाद देखो यहाँ पर फसल कटाई का काम हो रहा है, और इसके लिए फसल काटने के लिए वो खुरपी, हंसिया, दांती इसका उपयोग करते हैं। और यहाँ सिंचाई का काम हो रहा है, यानी फसलों को पानी दिया जा रहा है, और सिंचाई के लिए पाइप के द्वारा पानी दिया जा रहा है। और उससे पहले क्या था, कुओं से या फिर बारिश के द्वारा फसलों को पानी मिलता था। इसके बाद आगे देखो कि कुछ चित्र और दिखाई दे रहे हैं आपको, कि छगना राम ने खेत में ट्रैक्टर से जुताई करके बीज बोए हैं। कई स्थानों पर पशुओं को खेती के काम में लिया जाता है, और आजकल मानव या पशुओं के स्थान पर मशीनों के द्वारा खेती का काम किया जा रहा है ना। ये देखो आपको दोनों चित्र में दिखाई भी दे रहा है कि इधर ऊँट है और यहाँ पर ये बैल है, और इन पशुओं के द्वारा जुताई का काम किया जा रहा है। लेकिन अब क्या है कि इनकी जगह मशीनों का उपयोग होने लगा है। तो नीचे कुछ प्रश्न हैं कि खेती में पशुओं के क्या उपयोग हैं। तो देखो खेती करते समय पशुओं के द्वारा जुताई का काम किया जाता है, ठीक है। और कुओं से पानी निकालने के लिए रहट, जिसमें बैल लगाए जाते हैं, उसका भी उपयोग, यानी कि सिंचाई में भी पशुओं का उपयोग पहले होता था। अब इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न है कि खेती में काम आने वाले औजार कौन कौन से होते हैं। तो देखो इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो कि जो खेती में पहले हंसिया, दांती जिसे कहते हैं, कुदाल, कस्सी, फावड़ा, इनका उपयोग होता था। आजकल क्या है कि जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और थ्रेसर, इनका उपयोग किया जाता है। तो इसके बाद देखिए कि प्रश्न था हमारा तीसरा, आजकल खेती के तरीके और उपकरणों में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो देखो कि पहले पशुओं के स्थान पर पहले पशुओं का उपयोग करते थे जुताई के लिए, और आजकल क्या है कि पशुओं के स्थान पर ट्रैक्टर के द्वारा जुताई और बिजाई का काम होता है। और आजकल थ्रेसर के द्वारा गेहूं के दानों को भूसे से अलग कर लिया जाता है। हार्वेस्टर के द्वारा फसलों की कटाई की जाती है। तो इस तरह से अब मशीनों का उपयोग करके समय की बचत होती है। इसके बाद देखिए आगे है खाद और कीटनाशक, कि खेतों में अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए खाद का उपयोग किया जाता है। पहले के लोग पशुपालन अधिक करते थे और उन पशुओं का गोबर एक जगह इकट्ठा करते थे और खेतों में आवश्यकता अनुसार खाद के रूप में डाल देते थे। आजकल अधिक फसल प्राप्त करने के लिए रासायनिक खाद का उपयोग होने लगा है, जैसे कि यूरिया, डीएपी आदि। इन रासायनिक खाद का उपयोग करते समय सावधानी रखना आवश्यक है, क्योंकि इन रासायनिक खादों से कई प्रकार की बीमारियां लग सकती हैं, जैसे कि चर्म रोग, पेट संबंधी बीमारी, सिर दर्द, बेचैनी इत्यादि। रासायनिक खाद का अधिक उपयोग होने से कालांतर में ज़मीन की उपजाऊ क्षमता उसमें कमी आ जाती है, यानी जो ज़मीन का उपजाऊपन है वो कम हो जाता है। अतः हमें अधिक से अधिक जैविक खाद या देसी खाद का ही उपयोग करना चाहिए। तो देखो कि जैविक खाद क्या होती है। जैविक खाद को ही देसी खाद कहते हैं, और ये जो देसी खाद है वो जीव जंतुओं के मल के सड़ने से बनती है, और इसीलिए इसे जैविक खाद या देसी खाद भी कहते हैं। और यही नीचे भी एक प्रश्न था कि जैविक खाद से क्या अभिप्राय है। तो जैविक खाद को देसी खाद कहते हैं, और वह खाद जो जीव जंतुओं के मल से बनती है उसे ही हम जैविक खाद कहते हैं। दूसरा प्रश्न कि आपके आसपास के खेतों में कौन कौन सी खाद उपयोग में ली जाती हैं। तो देखो हमारे यहाँ
जो खेतों में है वो रासायनिक और जैविक खाद दोनों ही प्रकार की खाद उपयोग में ली जाती है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि किसान रासायनिक खाद की जगह कौन सी खाद का उपयोग कर सकते हैं। तो देखो जो किसान है वो रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद यानी कि देसी खाद का उपयोग कर सकते हैं। देसी मतलब कि जो पशुओं के गोबर से इकट्ठा होकर के सड़ने गलने से बनती है उसे कहते हैं। तो किसान है वो जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखो आगे है हमारा बिंदु, आओ खाद बनाएं, कि जैसे घर पर हम खाद कैसे बना सकते हैं। विद्यालय में एक तरफ छोटा गड्ढा खोदो, उसमें विद्यालय में उगे हुए पेड़ों से गिरी हुई पत्तियाँ, टहनियाँ और मध्याह्न भोजन में बनी सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके डालते रहो और समय समय पर इसमें पानी भी डालते रहो। और अगर आपको पशुओं का गोबर मिल जाए तो वो भी उसमें डाल दो। कुछ समय बाद सारी वस्तुएं सड़ जाएंगी और इसे आप पेड़ों में खाद के रूप में डाल सकते हैं। इसके बाद है अनाज का भंडारण, कि अनाज का भंडारण कैसे किया जाता है, कि अनाज को हम कहाँ इकट्ठा करके सुरक्षित रख सकते हैं। किसान जब खेतों में फसल की कटाई करते हैं तब उन्हें अनाज को सुरक्षित रखने की चिंता रहती है। तो खेतों से अनाज की बोरियां भरकर ट्रैक्टर या बैलगाड़ी या अन्य संसाधनों से उन्हें सुरक्षित स्थान पर लाया जाता है। यह घर का कमरा या शीत भंडार कक्ष भी हो सकता है। और अनाज को रखने के स्थान पर ज़मीन में नमी नहीं होनी चाहिए और जीव जंतुओं का प्रकोप भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखो कि नीचे एक प्रश्न है कि आपके घर में अनाज को वर्ष भर सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं। देखो अगर हमारे घर में हम अनाज रखते हैं सुरक्षित रखने के लिए तो उन्हें लोहे की टंकियों में भरकर रखा जाता है और उसके अंदर नीम के पत्ते या दवाइयाँ भी डाली जाती है जिससे कि उस अनाज में कीड़े ना लगे। लेकिन पहले के लोग कैसे अनाज का भंडारण करते थे, तो वो लोग कागज़ की लुगदी से या मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाते थे और उसमें अपने अनाज को डाल करके नीम की पत्तियाँ डालते थे जिससे कि अनाज पूरे साल के लिए सुरक्षित रहता था, उसमें कीड़े नहीं लगते थे। लेकिन आजकल मिट्टी के और कागज़ के लुगदी से बने बर्तनों के स्थान पर लोहे की बड़ी बड़ी टंकियों का उपयोग किया जाने लगा है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।